नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचते हैं। यहां पर उनको प्रतिष्ठित सम्मान मिलता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन इन सबसे इतर जब बारी आई अजीत डोभाल के स्टेटमेंट की, तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सारा कार्यक्रम एक तरफ और उनका ये स्टेटमेंट एक तरफ। क्या कहा अजीत डोभाल ने, जरा सुन लीजिए। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी। अजीत डोभाल का ये बयान जाने अनजाने ही सही, लेकिन हम सबको बिपिन रावत की याद दिला रहा है, जिसमें उनका भी इसी तरफ इशारा था कि भारत के दुश्मन बाहर तो हैं ही, अंदर भी हैं। और जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद या इस प्रोटेस्ट की आड़ में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट है अजीत डोभाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की से बहुत लोग खुश होते होंगे, लेकिन सब लोग खुश नहीं होते हैं और यह हमें समझना होगा। आज अजीत डोभाल के ही स्टेटमेंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो यही कह रहे हैं कि अंदर भी और बाहर भी दुश्मन बैठे हैं, सतर्क रहना होगा, हर कोई खुश नहीं है। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? अजीत डोभाल सर कभी भी गैर जरूरी बात नहीं करते और इनकी बात का असर पूरी दुनिया पर होता है। ये एक शब्द बोलते हैं तो पूरे पाकिस्तान में 3 दिन तक डिस्कशन होता है। तो उस तरह के गंभीरता वाले शख्स हैं ये। अगर एक ही बात भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत सर बोल रहे हैं, अगर वर्तमान सीडीएस बता रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं और अगर अमित शाह बता रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और अजीत डोभाल बोल रहे हैं 2.5 मोर्चों की लड़ाई, तो इसे हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। ऐसे नहीं कि बोल दिए तो बोल दिए। 2 मोर्चे हर किसी को पता है, चाइना पाकिस्तान वाला फ्रंट हर कोई पता है। वो आधा मोर्चा कौन सा है? इस देश की जनता को उस मोर्चे का सिपाही बनना है। वो आधा मोर्चा है हमारे देश के अंदर गड़बड़ करने वाले लोग, जो कभी नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। वो हमेशा चाहते हैं कि भारत खंड खंड में बट जाए। भारत के लोग जात पात के नाम पे लड़े, भारत के लोग भाषा भाषी के नाम पे लड़े, भारत के लोग धर्म के नाम पे आपस में लड़े, भारत के लोग क्षेत्र के नाम पे आपस में लड़े। और जो आपस में लड़वाने वाले लोग हैं वो है आधे मोर्चे के दुश्मन। और मैं बड़े उदाहरण के साथ आपको और बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूं, नक्सलवाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि यह आंतरिक सबसे बड़ा खतरा है, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। यह तो मनमोहन सिंह कहते थे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की आज मैं बात भी नहीं करूंगा। बार बार राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार। 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है। वो है देश का आधे मोर्चे का दुश्मन। आधे मोर्चे का दुश्मन नॉर्थ ईस्ट में हथियार उठाए वो आतंकवादी हैं जो हमेशा से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आधे मोर्चे का दुश्मन कश्मीर का वो उग्रवादी है जो कि कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। आधे मोर्चे का दुश्मन पाकिस्तान में बैठा वो ड्रग माफिया है, वो खालिस्तानी है जो हमारे देश को कमजोर कर रहा है। यहां तक हर कोई राजी होगा। अब मैं आगे जो बता रहा हूं उसमें से किंतु परंतु करेंगे। आधे मोर्चे का दुश्मन दिल्ली में बैठा वो शख्स भी है जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चाहे वो कोई भी हो। दिल्ली में बैठा वो दुश्मन है, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, जो ये कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन वो बूढ़े
लोग हैं जो कि 13-14 साल से नाइजीरिया के लोग हफ्ते कैसे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, भारत के टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हैं, मुफ्त का खा रहे हैं और जंतर मंतर पे यह बात के लिए डफली बजा रहे हैं कि भारत के संसद पे चढ़ाई कर देंगे। भारत का दुश्मन जंगल के बीच में बैठा वो शख्स है जो कि पैसे तो विदेश से लेता है, लेकिन हमारे देश के आदिवासियों को यह बताता है कि ये लो हाथों में हथियार और जो भी सिपाही या पुलिस देखे उसको ठोक डालो, स्कूलों को बम से उड़ा दो, अस्पतालों के डॉक्टरों को किडनैप कर लो। वो सब इंटरनल दुश्मन है। इसी आधे मोर्चे की लड़ाई के लिए हर भारतवासी को आंख कान नाक बनना होगा। सरकार को ठेका नहीं दिया हमने, हर किसी को की उतनी ही भूमिका है देश चलाने में जितनी मोदी की भूमिका है। लेकिन मोदी के मां ने यह पैदा करके नहीं बोला था कि तुम ही सिर्फ देश चलाना और नम्रता और पंकज कुसुम बैठ के सिर्फ मजे लेंगे, सबकी वही जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो आधा मोर्चा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस आधे मोर्चे में वो सारे लोग भी आ जाते हैं जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो देश के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचा रहे हैं सबको पता है। चाइना 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 की रट लगाते हुए वो सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब वाकई में चाइना को चाहिए भारत से। हमारी रणनीति क्या है, हमारी कूटनीति क्या है, वो हमसे उगलवाने की कोशिश है। इस आधे फ्रंट से कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। नहीं, पद कोई भी हो, क्या जब अंग्रेज इस देश में थे तो वो अच्छे पदों पर नहीं थे, लेकिन भारतवासियों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी ना। क्या ये नक्सली जो थे वो अच्छे पदों पर नहीं बैठे थे? कई आपको प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, अलग अलग, मैं तो उदाहरण के साथ बताता हूं, सोनिया गांधी के सलाहकार मंडल में सारे तो अर्बन नक्सल्स थे नहीं थे? सारे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले सोनिया गांधी के सलाहकार नहीं बना रखा था? बोलिए, अरुंधति राय, ये अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, ये ज्ञान द्रेज, ये कौन है? ये सब कौन लोग हैं? एक प्रोजेक्ट आप शुरू कीजिए, एक कुछ बड़ा, और फिर देखिए 4 जो झोला छाप आएंगे और बोलेंगे कि धरना। क्यों? भारत अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है तो इन्हें क्या तकलीफ है? भारत अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है तो इन्हें क्या तकलीफ है? भारत अगर सबसे बड़ी कॉपर फैक्ट्री बना रहा है तो क्या तकलीफ है? भारत क्या में वेदांता में, उड़ीसा में अगर सबसे बड़ा वो माइंस चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सबसे बड़े डैम बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा बिजली घर बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप कोई भी चीज अच्छा कीजिए। कुछ लीच ऐसे हैं, लीच मतलब जोंक होता है, ऐसे हैं जो हैं तो भारत में, पैदा लेते हैं भारत में, खाते भारत का, पर अंदर ही अंदर खून चूस रहे हैं मां भारती का। मैं अभी देखिए, सोनम वांगचुक ने कल ही कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचा, और उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत नजारा था, बहुत अच्छी फैसिलिटी। सिर्फ इतना कहा, लेकिन उन पर अटैक कैसे हुआ देखिए। ये तो बिक गया, तो सोनम बेवफा है, ये तो मोदी ने अरे यार, अपने देश की किसी अच्छी चीज की तारीफ करना बिकना कहलाता है क्या? अगर भारत ने कुछ अचीवमेंट किया है, चंद्रयान को लाया है, तो मैं क्यों बुराई करूं? अगर भारत का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाता है तो मैं गर्व क्यों ना करूं? अगर साइंटिस्ट कोई रिसर्च करते हैं, हमारा कोई स्टूडेंट कोई अचीवमेंट करता है, तो इस बात की तारीफ करना गोदी कहलाएगा क्या? और सिर्फ मां भारती का बुराई करना। चीन ने हमारा सैकड़ों एकड़ कब्जा कर लिया, चीन अरुणाचल में अंदर तक घुस गया तो 80 किलोमीटर तक आ गया, ये कहना सिर्फ देशभक्ति है? भारत की बुराई करना, ये पेगासस, ये कौन पता नहीं, विदेशी कंपनी, विदेशी मॉडल, विदेशी, ये हिंडनबर्ग, पेगासस, और वो बुल्गारिया की मॉडल, ब्राजील की मॉडल, यही सब करता रहूं मैं? ये देशभक्ति है कि किसी लैटिन अमेरिकन के मॉडल का लाके और कह दिया कि इसका ये है, और बाद में वो कह रही है कि तो बेकार की बात है। आप चुनाव आयोग के प्रति कंफ्यूजन पैदा करो, आप जांच एजेंसियों के प्रति कंफ्यूजन पैदा करो, आप कोर्ट के प्रति कंफ्यूजन पैदा करो, जुडिशरी के प्रति, आप जितने संस्थान हैं सबके लिए लोगों के मन में विष भर दो, और लोगों को यह लगे कि सारे के सारे खराब हैं। कल इन्हीं संस्थानों के बदौलत आप भी तो चला रहे थे देश, आपकी दादी ने भी इन्हीं संस्थानों के बदौलत देश चलाया, आपके पिताजी ने इन्हीं संस्थानों के बदौलत देश चलाया। आज जो सारे के सारे संस्थानों पर आप उंगली उठा रहे हो और पूछते हैं कि कौन है आधा मोर्चा। यह आधे मोर्चे की लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि आपका दुश्मन वो सिपाही है उनका जो कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ, इसलिए आपको डर लगेगा। पाकिस्तान को आप गाली दे दोगे, चाइना को दे दोगे, ट्रंप को गाली देना आसान है, लेकिन घर के बगल में बैठा हुआ डफली बजाते हुए कम्युनिस्ट के बारे में बोलने में हर किसी का थर कांपता है।
और इसलिए मैं कहा, सिपाही अगर ये सोचे ना कि सामने वाले पोस्ट पे पाकिस्तान का उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो कभी गोली ना चलाए। लेकिन हर भारतवासी ये सोचता है कि उसके साथ रिलेशन ना खराब हो जाए, भले वो कितना काम करे, वो तस्कर हो, वो मर्डरर हो, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि रिलेशन ना खराब कर जाए। क्यों? आप ही का रिलेशन है, उस सैनिकों का रिलेशन नहीं है। मोदी को क्या जरूरत है ट्रंप से दुश्मनी लेने की? वो भी तो रिलेशन मेंटेन करता। खरीद लो मेरे भारत को, कोई दिक्कत नहीं, दे दो अरबों की संपत्ति हमें, पाकिस्तानी जनरल्स जैसे जाकर विदेश में सेट हो जाएंगे। ऑप्शन तो बहुत आसान था ना, क्या जरूरत थी इसको निशाने पर आने की? कल ही बंगाल में एक आतंकवादी पकड़ा गया है, और बंगाल पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है पता है? कि वो पुलिस के वेश में जंतर मंतर पे जाने वाला था, गोलीबारी करने वाला था, ताकि मोदी बदनाम हो। ये सब कौन समझेगा? मतलब कि जो आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स में आपको देश में दुनिया भर में नाम कमा रहा है, वो विलेन। और जो बाहर जाके ये कह रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए आपको हमारी मदद करनी है, वो हीरो। जो कोई नॉर्वे के किसी पत्रकार को पकड़ लेता है, कभी किसी विदेशी को पकड़ लेता है, कभी इस देश कभी उस देश, कभी हमारे बड़े कारोबारी को टारगेट करता है, कोई भी हो। मैं तो इतना मानता हूं नम्रता कि ये जो बड़े बिजनेसमैन है ना, दे आर नेशन बिल्डर्स। चाहे कोई भी हो, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रामदेव, कोई भी, वो हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसको विलेन बना के रखा है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो एक स्टेज अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए है, और बगल में उनके बड़े बिजनेसमैन के लिए है। भारत के बारे में जरा सोचिए कि मोदी शपथ ले रहे हो, और बगल का स्टेज अगर सारे बड़े बिजनेसमैन के लिए हो, तो ये क्या यहां बोलेंगे? पूंजीपतियों की सरकार। तो क्या करें, भिखारियों की सरकार बन जाए? ऐसे चलेगा देश? सारे स्वदेशी जो हमारे यहां के बिजनेसमैन है वो विलेन है, और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां वो सारी की सारे हीरो हैं, वो भलाई करने आई हैं। इनका सारा विरोध विदेशी कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं होता? हमारे देश के बिजनेसमैन के खिलाफ क्यों होता है? और आप पूछ रहे कौन है आधा मोर्चा? आधा मोर्चा यही है जो मैं पिछले 15 मिनट से बोले जा रहा हूं जी। और इस वीडियो पर और पंकज जी की राय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।